Good evening, everyone. Hello, my temples. Hope you are doing good. This is your PCM girly. I'm back again with another lecture of chemistry. That is chemical reaction और equation. और आज भाई इस चैप्टर को बस घोल के पी जाएंगे. बोर्ड्स में हमें आगे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसे पढ़ेंगे आज. तो आर यू गाइज रेडी? यस, यू हैव टू बी रेडी. ओके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होती क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन वो होती है जब हम कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं कोई नई चीज बनाने के लिए. देखो यहाँ पर क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एटम ऑफ वन एलिमेंट, ये मैं बताती हूँ क्या है, इसको छोड़ो. देखो, ये कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन वहां होती है जब हम दो एलिमेंट्स को या दो एटम्स की या दो सॉल्ट्स की या किसी भी चीज की रिएक्शन करवाते हैं एक नया एलिमेंट या नया सॉल्ट नया वो बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है पुराने वाले उससे. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड होता है. एसिड है हमारे पास HCl. हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है NaCl, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होती है. तो ये है केमिकल रिएक्शन. अब देखो, ये कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में जो क्या होता है, एटम होता है वो एक दूसरे की पोजीशन को चेंज नहीं करते या बदल नहीं जाते. कि मान लो जो एसिड और बेस था हमने उसे सॉल्ट बनाया तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बदल गए. वो सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जाम्पल Na और प्लस Cl है. पहले जैसे सिर्फ मॉलिक्यूल में सिर्फ Na था और इधर सिर्फ Cl था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया. समझ रहे हो, बॉन्ड बना लिया जिसकी वजह से वो साथ में NaCl बने. वो एक दूसरे में बदल नहीं गए. ऐसे नहीं था कि सिर्फ NaCl में बदल गया, सिर्फ Cl पूरा NaCl हो गया. उन्होंने रीअरेंजमेंट ऑफ एटम किया और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया. बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, खैर उसके बारे में अभी हमें नहीं पता है. तो वो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एटम, एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे में चेंज नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप को रीअरेंज करते हैं. होप यू गेट इट. अब देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट वो होता है जो टेक प्लेस कर रहा है केमिकल रिएक्शन, मतलब जिन चीजों को हम मिला के कुछ नया बनाना चाह रहे हैं, वो होता है हमारा रिएक्टेंट. प्रोडक्ट होता है जो चीज बनती है आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट. यानी फॉर एग्जाम्पल, तुमने पूरे साल जितनी पढ़ाई की, मान लो तुम्हारी 10th क्लास एक केमिकल रिएक्शन है, तुमने पूरे साल जितनी पढ़ाई की वो हो गया रिएक्टेंट, यानी तुम हो गए रिएक्टेंट. और जो रिजल्ट आया फिर तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे हार्डवर्क का, तुम्हारे सेक्रीफाइस का, सब कंबाइन करके जो रिजल्ट आया वो होता है प्रोडक्ट. अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. वेट, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. अब देखो, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में, बहुत सारी, और हर चीज, ऑलमोस्ट हर चीज हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है, इवन बहुत सारी. देखो, डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल है. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब देखा, जंक लगना लोहे पे, ब्राउन ब्राउन हो जाता है, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. अभी ऑक्सीडेशन की वजह से होगा, वो हम आगे पढ़ते हैं. राइपिंग ऑफ फ्रूट, कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो पकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है. अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है. देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की होती हैं 5 प्रॉपर्टीज. एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या तो कोई गैस इवॉल्व होगी. फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मैं बताती हूँ अभी क्या होता है. या तो चेंज इन कलर होगा, यानी किसी भी दो रिएक्शन हुई, दो चीजों को मिलाया, उस टेस्ट ट्यूब में कलर का चेंज आ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है. चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ जाएगा. मैं बताती हूँ कैसे. इवोल्यूशन ऑफ गैस, मान लो जिंक है, Zn जिंक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा ZnSO4, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी. तो ये होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस. मतलब इन पांचों में से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, इन पांचों में से कोई एक चीज होगी. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता क्या है. मान लो मैं बोलूँ तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक, मान लो एक फ्रेंड है मेरी, मैं बोलूँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैं बोलूंगी उसकी नाक सुंदर सी है, आंखें आमंड जैसी है, चिक्स रेड है, ये ऐसा है वो ऐसा है. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मैं उसको डिफाइन कर दी, उसका बिहेवियर ऐसा है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है. यानी जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पता लगाए केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो ये सब होता है. इन सब में से कोई भी चीज होती है केमिकल रिएक्शन में. फॉर्मेशन ऑफ गैस सबसे पहले हो गया. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब होता है जो सॉलिड पार्ट रह जाता है. कुछ चीज जब एक रिएक्शन हो रही है, उसमें दो हमने मान लो कंपाउंड डाले अलग अलग या एलिमेंट डाले, तो उनमें से कोई ऐसी चीज रहेगी जो इनसॉल्यूबल है,
जो उस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो सकती, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेसिपिटेट का वैसे रिएक्शन के उसमें नहीं, पर प्रेसिपिटेट मान लो हमने सैंड को पानी में घोला, उसमें नहीं घुल सकती ना, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी ना, तो उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो चीज सेटल डाउन हो जाती है कोई रिएक्शन, मतलब हम कह सकते हैं इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनता है। अब चेंज इन करंट, मान लो कोई भी दो एलिमेंट लिए मैंने, उनको मिला दिया, ठीक है। अब अगर कलर में चेंज आया तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। अब टेम्परेचर, क्विक लाइम ऑफ वाटर, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट इवॉल्व होती है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है हमारी लाइफ में जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है। अब देखो टेम्परेचर का चेंज आता है ना, इसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट बाहर आए, यानी कोई ऐसी रिएक्शन जो कह सकते हैं हम हीट बाहर आए जिसमें। और एंडोथर्मिक का मतलब जब जिसमें हीट ना आए, जो ठंडी। अब एक बार तो एंडोथर्मिक में ठंडाई की होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडा हो रहा है, इसका मतलब है वो रिएक्शन जो है उसे हीट की जरूरत है, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो ठंडी हो जाती है। और लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो हीट को इवॉल्व कर देती है और बाहर जाने देती है। अब चेंज इन स्टेट, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं, सॉलिड होती है, थोड़ा थोड़ा उसमें से धुएं निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, कंबशन कहते हैं जिससे हम, और थोड़ा सा लिक्विड भी हो जाते हैं, तो ये होता है चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, अब केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होते हैं जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम उसे कैसे डिनोट करें, सिंबल्स और फॉर्मूले से। अगर तुम्हें पता हो तो हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और उन सबके लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी अलग अलग सिंबल्स हैं, मतलब बेसिकली एटम्स की सिंबल है मॉलिक्यूल्स के, बट हमारे पास जितने भी एटम है, आई गेस नियरली 100 समथिंग 17 और 40, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हमारे पास 100 समथिंग एलिमेंट्स है, और उन सबके एटम्स से, सॉरी, और उन सबके लिए हमारे पास अलग अलग सिंबल है। जैसे फर्स्ट 10 सुनाती हूँ मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये सब ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है। तो केमिकल इक्वेशन वो होती है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रही है किसी एलिमेंट के बीच, किसी कंपाउंड के बीच, किसी सॉल्ट के बीच, एसिड या बेस के बीच, मतलब किसी भी चीज के बीच में कोई रिएक्शन हो रही है, तो हम उन सिंबल्स को यूज करके, जो हमारे केमिकल सिंबल्स है, उनके फॉर्मूलाज है, उन्हें यूज करके जब हम उस इक्वेशन को डिनोट करेंगे तो वो होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मान लो मैं बोल रही हूँ जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड की, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला भी था लास्ट स्लाइड में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, लेकिन जब केमिकल इक्वेशन आई तो मैंने उनकी सिंबल्स यूज करी। जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। तो अब जब ये रिएक्शन हुई, ये जिंक SO4 जिंक के पास चला गया और H2 हमारा रह गया, जिसकी वजह से इवॉल्व हो जाता है। क्या होता है, ये इवॉल्व हो जाता है, हवा में चल जाता है। अरे ये एरो, अब देखो बैलेंस और अनबैलेंस, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस एक इक्वेशन है, उसकी दो साइड होती है, एक होती है रिएक्टेंट साइड, एक होती है प्रोडक्ट साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, मतलब जितने रिएक्टेंट में किसी चीज के एटम है ना, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अनबैलेंस होती है जहाँ पे रिएक्टेंट में तो अलग नंबर ऑफ एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में अलग नंबर ऑफ एटम है। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। मान यानी दोनों तरफ इक्वल एटम होते हैं। जैसे फिर से एग्जांपल आ गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एक जिंक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक जिंक है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, ये बैलेंस है। अब देखो अनबैलेंस, अनबैलेंस में अनइक्वल नंबर होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है जितना रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हो उतने ही प्रोडक्ट में हो, तो वो होती है हमारी अनबैलेंस रिएक्शन। जैसे हो गया H2 प्लस O2, देखो वाटर ऐसे बनता है H2 प्लस O2, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एज ए मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बना H2O। लेकिन ये तो अनबैलेंस है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो आइटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर तो ऑक्सीजन का एक है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए एक तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये हम बाद में करेंगे, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 लिख देंगे। देखो अब होता क्या है, ये H2 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गए, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में लगाना है, थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब बात ये आती है हमें बैलेंस करने की जरूरत भी क्या है, क्यों हमें इतनी मेहनत करनी है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो हम बैलेंस इसलिए करते हैं इक्वेशंस को, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके, सेटिस्फाई कर सके। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो या कुछ भी हो,
मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही हम अपनी तरफ से कोई नई चीज बना सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही अपनी तरफ से हम उसे खत्म कर सकते हैं, वो ऐसी खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्शन हो रही है तो दोनों साइड एटम्स इक्वल ही होने चाहिए, वो खत्म नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 10। अब बैलेंसिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है बोथ द साइड हम उन्हें इक्वल करते हैं। अब देखो जैसे मैंने अभी किया H2 प्लस O2 है गिव्स अस H2O, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट में 1 है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन इक्वल होगा। अभी हम देखते हैं, पहले मैंने यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी मुझे इस इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई हैव टू राइट 2 हेयर, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, ये हो गया 2H2O। लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गया ना, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 है, यानी मुझे इस साइड भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2। अब देखो बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इस हिसाब से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो, अब बैलेंसिंग इक्वेशन जो हम करते हैं ना, हमें उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ता है। इंफॉर्मेटिव क्या मतलब, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या हीट चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें सब पता चलना चाहिए जब हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं। देखो बाय इंडिकेटिंग द, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बताना है हमें कि जो रिएक्शन हो रही है, जिन एलिमेंट्स के बीच में, जिन कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में है। जैसे ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला है, इसमें जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, जो H2SO4 है वो लिक्विड एक्वस फॉर्म में होता है, और जो ZnSO4 है वो भी फिर एक्वस बनता है, और लेकिन जो हाइड्रोजन बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हीट चेंजेस बता सकते हैं, मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व हुई या रिएक्शन में यूज हुई। अब देखो जैसे कार्बन, कार्बन सॉलिड है हमारा, ऑक्सीजन गैस है, तो इन्हें मिलाकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रोसेस में हमारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो फिर हमें बता सकते हैं बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें कंडीशंस में सब कुछ आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कितना टेम्परेचर लगाया, कितना प्रेशर लगाया, और कौन सी कैटलिस्ट का यूज किया, यहाँ पर आ जाते हैं कंडीशन में। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट उसके ऊपर लिखना था, 300 atm का प्रेशर लगाया, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, और यहाँ पे कैटलिस्ट था जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3। अब देखो ये कुछ इक्वेशन है, हमें इन्हें बैलेंस करनी है। देखो यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर H4 है, यहाँ पर H2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो H4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ये वाले ऑक्सीजन 2 है प्लस ये वाले ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव अस कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। यहाँ पे Na2 है, देखो सबसे पहले देखो Na2 है, यानी मुझे यहाँ पर 2 लगाना है, क्लियर कट, सबसे पहले दिख जाएगा तुम्हें कहाँ का क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 5 6, यहाँ पर कितना है 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो आयरन क्या है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। अब हमारे ये आयरन वो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अब ये चीज देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हमें यहाँ पर भी 4 बनाने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर 4 बनेगा, ठीक है, लेकिन अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो हमें यहाँ पर भी एक 4 बनाना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, तो बेसिकली हमें सिंपली बस यहाँ पर 2 लगाना है,
हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। अब देखो यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, तो हमारे सो दैट हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। तो हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, ताकि हमारे, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 3 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखो, सोडियम प्लस वाटर गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको 4 तो कर सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2 हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, जिससे मेरा ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो जाए और हाइड्रोजन 4 हो जाए, और यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो हमें दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। अब देखो नेक्स्ट, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लेकिन सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। वेट, हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना होगा, जस्ट अ मिनट। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर 2 आ गया, ये Na 2 इंटू 2 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 Na बनाएंगे, यानी टू बैलेंस दिस। अब नेक्स्ट आता है परऑक्साइड, H2O को हम परऑक्साइड कहते हैं। अब ये ब्रेक हो रहा है H2O और O2। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 हो रहा है ना। तो सबसे पहले कोशिश करना, जब भी तुम्हारे पास ऐसी केमिकल इक्वेशन आए जहाँ पे ऑड नंबर हो, एक जगह इवन नंबर हो, कोई भी एलिमेंट एक जगह ऑड हो, कोशिश करना तुम दोनों साइड इवन बना पाओ। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने जितने भी ट्रिक्स वगैरह किए, जितने भी एग्जाम्स दे, कि इवन इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है इंस्टेड ऑफ ऑड। तो मैं यहाँ इवन बनाने के लिए 2 लगा दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब देखो, लेकिन यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गए और ये भी 4 हो गए, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लगाना है सिंपली। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 लगा लिया, तो ऑक्सीजन हो गए मेरे 3 2 जा 6, क्या यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो रहा है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो यानी मुझे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर है 3 लगाना होगा। अब 6 ऑक्सीजन हो रहा है और 6 ही हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये इक्वेशन बैलेंस। अब एक बार ध्यान से देख लो इन सबको, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ मूव ऑन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास होती है 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, दो अलग एलिमेंट्स है और ये जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं कोई भी एक एलिमेंट है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन, दो प्रोडक्ट या उससे ज्यादा जुड़ के एक बनाते हैं। डिकम्पोजिशन, एक जो एलिमेंट है, एक रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक से ज्यादा में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये तुम्हें पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली दो सॉल्ट्स के बीच में होती है, जिनमें एक का जो कटायन और अनायन होता है, मतलब दोनों के कटायन अनायन इंटरचेंज हो जाते हैं। सॉरी नहीं, डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी, ये दो सॉल्ट के बीच में नहीं होती है, एक एलिमेंट और सॉल्ट के बीच में होती है, जिसमें जो उसका अनायन है वो एलिमेंट के पास चला जाता है। अब देखो, जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, दो सॉल्ट के बीच में होते हैं, जिनमें से जो कटायन अनायन है, यानी पहले ये दोनों एलिमेंट एक साथ थे और ये दोनों, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, ऐसा हो जाता है। मतलब एक का कटायन दूसरे के अनायन के साथ, एक का अनायन दूसरे के कटायन के साथ। अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो शुरू से एक बार, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब एक या उससे ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एलिमेंट्स का जुड़ना और एक कंपाउंड बनाना। डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड का मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाना।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक सॉल्ट और एक एलिमेंट की रिएक्शन होना जिसमें उसका अनायन जो है वो एलिमेंट के पास चल जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट दो सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होना जिसमें उनके अनायंस और कटायंस इंटरचेंज हो जाए। अब देखो, कटायंस होता है जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है सॉल्ट का, अनायन होता है जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होता है टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है H2 बनाने के लिए, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है CO2 बनाने के लिए, NaCl कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, Na और Cl2 कंबाइन हो रहा है, ये बैलेंस नहीं है। Fe+S कंबाइन हो रहा है FeS बनाने के लिए, ये वाली बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। और ये अगर हमें इसे बैलेंस करना हो तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे Na के साथ 2 लगाना होगा। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई भी एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है एक या एक से ज्यादा दो प्रोडक्ट में। अब देखो, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इन टू है ये, into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ये सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमें देता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड KClO3। तो ये ब्रेक डाउन होता है KCl में O2 में और ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ओके, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये वाली बैलेंस थी, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे, यहाँ 2+1 3 थे, यहाँ पे कैल्शियम एक था, यहाँ पर एक था, यहाँ कार्बन एक था, यहाँ पे कार्बन एक है। अब नेक्स्ट है AgCl। AgCl एक सॉल्ट है, ये ब्रेक डाउन होता है Ag+Cl2 में, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना होगा टू बैलेंस दिस। अब नेक्स्ट देखो, ये अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है तो ये पढ़ने की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने की जरूरत है। रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू द अदर। तो देखो, इसकी ट्रिक होती है, सबसे पहले ये देखो, ये होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो कैसे होता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है आलू ऐसे। दोबारा से, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है आलू ऐसे। ये होता है इन्हें याद करने की, यू कैन कॉल इट अ ट्रिक। देखो, अब जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एक एलिमेंट है, यानी देखो यहाँ पे एक सॉल्ट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। आई होप तुम्हारे लाइफ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत देखी होगी इन योर फ्रेंडशिप, इन योर रिलेशंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होती है जहाँ एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। मतलब मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल जाए तुमसे ज्यादा, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला दोस्त है वो, तो उसके पास चल जाएगा ना, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जाके रिएक्ट करेगा ना, और तुमसे दोस्ती क्यों रखेगा। तो दिस इज व्हाट आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। अब देखो, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक के बीच में रिएक्शन है, तो ये जो जिंक है ये सल्फेट के पास चल जाएगा, या हम कह सकते हैं जो सल्फेट है ये जिंक के पास चल जाएगा, तो जिंक सल्फेट की फ्रेंडशिप हो जाएगी और ये कॉपर को साइड में छोड़ देंगे। अब ऐसे ही आयरन है और HCl है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हैं, तो FeCl2 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन को अलग से छोड़ देंगे। सेम कॉपर सल्फेट है और मैग्नीशियम। अब देखो एक बार चेक करना, ये रिएक्टिविटी की सीरीज किससे हो रहा है। कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम है जो कॉपर सल्फेट कॉपर से ऊपर आता है। देखो कॉपर का है यहाँ पर है, मैग्नीशियम इससे कितना पहले आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है, जिसकी वजह से बना है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट वही होती है रिएक्शन जिसमें दो सॉल्ट या दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट होते हैं और उनके अनायंस और कटायंस इंटरचेंज हो जाता है। देखो, those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compound are called double displacement reaction। देखो, जब दो नए कंपाउंड बनाने के लिए दो कंपाउंड इंटरचेंज करते हैं अपने आयंस को, उन्हें बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, समझ रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो ये हो जाएगा NaCl और H2O, ये OH इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सेम वी हैव सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, तो ये जो Ag है ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए।
क्योंकि डेली लाइफ में हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा काम आती है। ऑक्सीडेशन का मतलब, देखो ऑक्सीडेशन को याद करने का सिंपल वे सीनियर क्लासेस में अलग है, वहां पे तुम वैलेंसी के तौर पे उसको याद करते हो, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में याद करते हो, लेकिन अभी 10th में हमें कैसे याद करना है इसे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम में ही ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीडेशन याद रखना, नाम में ही ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो उस चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों क्या होंगे, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीडेशन के लिए याद रखना। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम वैसे उसे कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है दो एलिमेंट के बीच में, जिस सब्सटेंस से हमें ऑक्सीजन मिले दूसरे सब्सटेंस में ऐड करने के लिए, या जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। देखो द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हमें हाइड्रोजन देता है, या रिड्यूस, या वो होता है जो ऑक्सीजन निकालने में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन H2 को दे रहा है ताकि वो H2O बन सके। अब यहाँ पर देखो ये H2S है और क्लोरीन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा HCOH। और पता है क्या, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्लोरीन, क्लोरीन की वजह से यहाँ से तो हाइड्रोजन हट रहा है ना, लेकिन H2S की वजह से यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे काम करती है। कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना, खराब हो जाना। जो मेटल्स है वो मॉइस्चर से, अलग अलग रीजंस की वजह से खराब हो जाता है, एनवायरमेंट से खराब हो जाता है, उनमें जंग लग जाता है, तो होता है कोरोजन। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होती है मतलब जितने भी, मान लो तुम चिप्स लाए, मैंने आई गेस इस पर वीडियो बनाई थी, हाँ मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, कुरकुरे नहीं रहे कुरकुरे, मतलब तुम कुरकुरे का पैकेट लाए, तुमने 5 मिनट उसको कहीं पे रख दिया, तो तुम थोड़ी देर बाद, 5 मिनट तो नहीं, उससे ज्यादा टाइम तुमने उसे ऐसे खोल के रख दिया, तो तुम देखोगे कि वो खराब हो जाएगा, सॉगी हो जाती है चीजें। सॉगी की होती है रेंसिडिटी की वजह से, फूड सॉगी होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है रेंसिडिटी का। कोई कैन फूड है जो अगर तुम रेफ्रिजरेट करते तो वो सही रहता, लेकिन तुमने बाहर रख दिया तो उसमें फंगस आ जाएंगे, तो ये सब रेंसिडिटी के इफेक्ट होते हैं। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जिसमें मेटल्स आर, देखो कोरोजन की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। कोरोजन का मतलब बेसिकली वही होता है, जंग रखना, मेटल का खराब हो जाना। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, जिसमें जो मेटल्स हैं वो खाए जा रहे हो, मतलब खाए जा रहे हो, वो वाला खाना नहीं, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस, मतलब उनके सरफेस पे या तो कोई केमिकल हो या मॉइस्चर या एयर की वजह से जो खराब हो रहे हो मेटल्स, तो वो होते हैं हमारा कोरोजन, उस मेथड को बोलते हैं हम कोरोजन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, इरोजन नो कोरोजन। देखो होता क्या है, अभी तक तुमने सिर्फ ये सुना होगा आयरन वाला कि लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन कोरोजन हर मेटल के लिए अलग अलग नेम होता है उसका, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ लोहे का जंग लगना ही कोरोजन होता है, वो कोरोजन का एक फॉर्म है। लेकिन कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब हो जाना इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर या केमिकल या हवा की वजह से, जैसे क्योंकि हमारे हवा में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। वैसे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस कौन से है हमारे एयर में, नाइट्रोजन। ओके अब देखो ये इक्वेशन है भाई, ये तो तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मेरा मानना है इसको हाईलाइट कर लो, इसको लिख लो, इसको याद कर लो, इसको रख लो, ये तुम्हारे सपनों में आनी चाहिए। देखो यहाँ पर है आयरन 4Fe प्लस 3O2, बैलेंसिंग के साथ याद करना, अदरवाइज बैलेंस करना सीख लेना सही से, ठीक है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2, ठीक है, gives us 2Fe2O3 प्लस x डॉट XH2। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स मतलब, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो वो होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेंसिडिटी क्या होते हैं, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो जब कोई भी फूड
एरियल ऑक्सीडेशन यानी हवा की वजह से खराब होता है, मतलब ओपनली रखने से खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब जैसे मैंने अभी बताया कि तुम कुछ भी कुरकुरे वगैरह ऐसे ही रख दो तो वो सॉगी हो जाता है, वो रेंसिडिटी की वजह से हो जाता है, क्योंकि उनमें ऑयल्स और फैट होता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ऐसे हो जाता है। लेकिन जो पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स में पैक रहते हैं, उनमें होती है नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो सालों सालों तक उन पैकेट में सही रहता है और वो सॉगी नहीं होते। लेकिन जैसे तुमने देखा, तुम कभी कोई चिप्स लाते हो या तो इसकी हवा निकली हुई है, तुम नहीं खरीदते हो क्योंकि वो खराब होता है, वो सीला हुआ होता है, तो वो सील इसलिए जाता है कि उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल की फैट्स। जो फूड है जिसमें फैट और ऑयल है उसमें अगर तुम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करो तब भी तुम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है नाइट्रोजन गैस, जितने भी फूड पैकेट होते हैं उनमें जो वो हवा होती है, बहुत सारी हवा, थोड़े से ही खाना होता है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। रेंसिडिटी कैन प्रिवेंट बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर और इन एयर टाइट कंटेनर। ऑब्वियसली एयर टाइट कंटेनर में रख के भी तुम तुम अपने खाने को सेव कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, हेल्प मी ग्रो ऑल्सो। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो। आई एम टेकिंग माई टाइम, तुम बस एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय।